Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्योरली प्रोग्रामिंग और लाइव कोडिंग से रिलेटेड है। हमने लास्ट लेक्चर में इफ एल्स को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे इफ एल्स को प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के थ्रू किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। देयर आर सम एग्जांपल दैट आई ब्रॉट फॉर यू, उनको हम कोड करके देखेंगे और उन प्रोग्राम्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रॉम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्जाम्पल इनटू अ कोड और देखेंगे कि उसकी लॉजिक किस तरह डेवलप होती है और उनको हम इफ एल्स से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जबकि इफ भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द बोर्ड और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट तरह के प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि हम किस तरह से इफ एल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई एम राइटिंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर यू टू प्रैक्टिस दैट कॉन्सेप्ट। पहला जो प्रोग्राम अगर आप देखें, मैंने कमेंट में लिखा हुआ है दैट राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप यूज़र से पूछें कि उसकी एज क्या है। इफ़ द यूज़र इज़ अबव 18 इसका मतलब है कि वो एलिजिबल है, अगर वो लेस देन 18 है इसका मतलब है वो एलिजिबल नहीं है। सो लेट्स राइट दिस प्रोग्राम। एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। हम इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं एज और हम पूछते हैं यूज़र से कि हमें उसमें अपनी एज एंटर कर दे। सो इफ़ यू सी आई एम राइटिंग के प्रिंट एफ एंटर योर एज। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू राइट द प्रोग्राम, यू चेक कि मैं क्या प्रोग्राम की स्टेटमेंट बता रही हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ। उसके बाद आप पहले ट्राई करें कि इस वीडियो को पॉज करें, खुद से वो प्रोग्राम लिखें, फिर चेक करें अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका सोल्यूशन देखें। दैट विल बी मोर हेल्पफुल देन जस्ट गोइंग थ्रू द वीडियो एंड राइटिंग द कोड लाइक आई एम राइटिंग। तो बेहतर यह है कि आप उसकी, क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, आप पहले खुद से उसकी लॉजिक बनाने की कोशिश करें, फिर उसके आंसर्स को चेक करें। सो एंटर योर एज, मैंने उसको कह दिया एंड द यूज़र विल एंटर द एज। वो कहाँ पे एंटर करेगा एज? बाय गिविंग इट अ स्कैन एफ फंक्शन जो कि एज में स्टोर होना चाहिए। तो मैं उसे कहती हूँ स्कैन एफ कर दें, किस में? एज में, एंड एज ऑब्वियसली, एंड एज में वैल्यू स्टोर करनी है। कहाँ से लेनी है? यूज़र से। और ऑब्वियसली हम वहाँ पे, आपको याद होगा कि स्कैन एफ के केस में भी और जो हमारा प्रिंट एफ के केस में भी है, इन बोथ केसेस वी गिव अ फॉर्मेट स्ट्रिंग जिसमें हम बताते हैं कि अच्छा ये कुछ प्रिंट करना है, या हम इस केस में इसका स्पेसिफायर देंगे, वेरिएबल का स्पेसिफायर, यानी कौन सी तरह का वेरिएबल है जिसके लिए मैं %d साइन यहाँ पे लिख रही हूँ। तो मैंने कहा स्कैन एफ कर दे। उसके बाद नाउ आई विल राइट माई मेन प्रोग्राम लाइक इफ़। अब मुझे चेक करना है सिर्फ एज वेरिएबल को, वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 18 और नॉट। अगर तो इक्वल टू 18 या ग्रेटर देन 18 है, देन द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो वो पर्सन 18 या 18 से अबव है या वो नहीं है, यानी कि या वो उससे लेसर रेंज में है। अगर वो लेसर रेंज में है तो आप मुझे बताएं, क्या हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि उसकी एज क्या है या उसकी एज कितनी लेस है 18 से? वी डोंट नीड टू चेक दोज काइंड ऑफ कंडीशंस, वी जस्ट नीड टू चेक वन कंडीशन, वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग बाय meeting the condition that he or she is above 18 years old, equal to or above। तो हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा कि प्रिंट एफ क्या करेंगे। सिंपल प्रिंट एफ है कि आप क्या कर सकते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, विच मीन्स कि उसकी एज जो है लेस है, इसका मतलब है हम उसे एल्स की स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। यानी अगर ऊपर वाला पोर्शन जो है वो फॉल्स हो जाता है, ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इन एनी केस इट हैज़ टू बी रन बाय एल्स, जो कि क्या होगा, मैं उसे कहती हूँ कि प्रिंट एफ करवा दें यू आर सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल। फॉर वोटिंग।
तो अब अगर आप देखें तो ये मैसेज जो है वो प्रिंट होना चाहिए ऑन द स्क्रीन अगर वो एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोग्राम. आई होप आई हैवंट मेड एनी मिस्टेक सो फार. अगर है तो आप मुझे बताएं कि इसमें क्या मिस्टेक है अभी तक. फॉर मी आई थिंक इट इज़ pretty fine. Let's execute the program. It is asking me to save the program every time. अगर आपने save नहीं किया हुआ तो it will ask you to save your program or save your file. अगर आप देखें तो project already create किया हुआ है, उसका path different है. हालांकि मैंने file भी save की हुई थी, file का path different था, इसीलिए it is asking me to save it again. So enter your age में मैं कहती हूँ कि किसी की age जो है वो 20 है. That means कि you are eligible for voting. अगर आप देखें तो उसे नीचे प्रिंट करके दे दिया you are eligible for voting. ठीक है. लेकिन on the other hand if I run it again, इसको दोबारा से हम करते हैं execute और मैं इसमें 12 प्लेस कर देती हूँ. Now it is telling me that sorry you are not eligible for voting. तो यही हुआ, आपके प्रोग्राम ने क्या किया कि उसने पहले ये कंडीशन चेक की. If this condition was false, it actually printed this statement. लेकिन अगर मैंने पहले वाली कंडीशन को ट्रू कर दिया है, यानी कि पहली वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर ये पोर्शन ऑफ द कोड रन होगा, सेकंड वाला कोड का पोर्शन रन नहीं होगा, एल्स रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो यू एक्चुअली डिसाइडेड द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन, राइट. आपने दे दिया कि कौन से पोर्शंस को किस ऑर्डर में रन होना है. सो यू डिसाइडेड, राइट. सो इसके अलावा एक और छोटी सी प्रॉब्लम हम देखते हैं कि इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर, आप दो नंबर्स कोई कंपैरिजन कर लेते हैं हम नंबर्स का, और फिर हम देखते हैं कि अगर नंबर ग्रेटर है तो वो प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे, और अगर वो नंबर फर्स्ट नंबर जो है वो लेस है तो वो उससे कहे कि फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन द सेकेंड नंबर. या ये हो सकता है कि हम कहें कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर और सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर. तो हम इसी प्रोग्राम को चेंज कर लेते हैं. लेट मी चेंज द प्रोग्राम. आई राइट अ प्रोग्राम टू चेक विच नंबर इज़ ग्रेटर, विच नंबर इज़ ग्रेटर. अब देखें कि मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास अब दो वेरिएबल्स होने चाहिए, तो आई डिक्लेयर 2 इंटीजर वेरिएबल्स a एंड b. अब मैं उसे कह रही हूँ कि एंटर योर एज की जगह मैं उसे कहूँगी एंटर फर्स्ट नंबर. अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं लिखूंगी उसमें परसेंटेज n जो \n है वो डालना ज़रूरी हो जाएगा. अदरवाइज़ क्या होगा कि वो मुझे सेम लाइन पे प्रिंट करके दे देगा दोनों नंबर्स, और उसके दरमियान में कोई स्पेसेस भी नहीं एंटर करेगा. सो लेट मी राइट जो आपका \n है जस्ट टू बी इन द न्यू लाइन, और फिर मैं उसे कहती हूँ कि दैट इज़ सेकेंड नंबर. ठीक है, तो एंटर सेकेंड नंबर. अब आपको स्कैनएफ भी दो नंबर्स के लिए करना पड़ेगा डेफिनेटली, यानी आप कहते हैं पहला नंबर. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे क्यों प्रिंटएफ स्कैनएफ की दोनों कंडीशंस नहीं लिखी. अगेन द प्रोग्राम फ्लो इज़ सीक्वेंशियल ओवर हियर, यानी पहले एक फर्स्ट नंबर एंटर फर्स्ट नंबर पॉप हुआ, उसके नीचे ही उसको वो कंडीशन आनी चाहिए, वो स्टेटमेंट आनी चाहिए जिसमें इट आस्क यू टू एंटर द नंबर, यानी स्कैनएफ उसके राइट नीचे आएगा तभी वो ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज क्या होगा, जैसे पहले ऑर्डर लिखा हुआ था उसमें क्या होगा कि एंटर फर्स्ट नंबर पहले प्रिंट होगा, फिर एंटर सेकेंड नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद इट विल आस्क मी फॉर द नंबर्स, अगर मैं इनको नीचे लिखती हूँ तो. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसे कह रही हूँ कि जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया उसको ए वेरिएबल में स्टोर करवा दें, जो सेकेंड वेरिएबल वैल्यू जो उसने एंटर की है यूज़र ने उसको बी में स्टोर करवा दें. नाउ आई विल चेक इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी. अगर तो ए ग्रेटर देन बी है तो हम कहेंगे द first number is greater. Else हम क्या कहेंगे, the second number is greater.
क्योंकि कोई और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर पहला नंबर जो है वो ग्रेटर नहीं है तो उसका मतलब दूसरा नंबर ग्रेटर है। दो ही हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ थी। लेकिन इस केस में हम आगे चल के देखेंगे कुछ और प्रोग्राम्स में भी लेटर डिस्कशंस कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं और मुझे उसको चेक करना पड़ता है तो दैट विल बी अ ट्रिकी सिचुएशन। अगर आप लोग इसको ट्राई करके देखें अभी के लिए भी कि 3 वेरिएबल्स लें और उनको कंपैरिजन कराएं और उस वेरिएबल को प्रिंट कराएं जो सबसे ग्रेटर है, ज़रा उसकी लॉजिक बनाने की कोशिश करें। बट वी विल डिस्कस दैट प्रोग्राम इनटू लेटर लेक्चर्स। हम कहेंगे द सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसे कह दिया कि अच्छा फर्स्ट नंबर ग्रेटर है या सेकेंड नंबर ग्रेटर है, तो दैट इज़ वेरी इजी टू डू। अगर आपने देखा भी है कि हमने कितनी इजीली उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब इट इज़ आस्किंग मी टू एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं फर्स्ट नंबर एंटर करती हूँ 5600। इट इज़ आस्किंग मी टू एंटर सेकेंड नंबर। मैं उस सेकेंड नंबर को कहती हूँ 6525। तो वो कह रहा है द सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर, विच इज़ क्लियरली द केस कि मेरे पास जो सेकेंड नंबर है दैट इज़ ग्रेटर। तो मुझे कह रहा है कि अच्छा सेकेंड नंबर जो है वो ग्रेटर है। सो यू सी कि बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू प्रोग्रामिंग कोडिंग प्रॉब्लम्स और उनको हम थोड़ा सा ऑटोमेट कर सकते हैं। इट इज़ फन, राइट? इट इज़ फन। अच्छा, इसी के साथ अगर हम एक और प्रोग्राम में इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, यानी मैंने आपको एक लिमिट दी हुई है। मैंने आपसे शायद लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये प्रोग्राम आप लिख सकते हैं वेदर द स्टूडेंट इज़ पास और फेल, राइट? तो ये प्रोग्राम लिखते हैं छोटा सा कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether the student scored passing marks। ठीक है, ये देखते हैं कि क्या उसने पासिंग मार्क्स स्कोर किए हैं या नहीं। इसके लिए क्या होगा, हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इंटीजर वेरिएबल भी हो सकता है, इसको अब हम फ्लोट ले लेते हैं सो दैट वी हैव सम वेरिएशन। तो मैं कहती हूँ कि फ्लोट है वेरिएबल और उसका जो वेरिएबल का नाम है मैं उसे कहती हूँ वो मार्क्स है, क्योंकि मार्क्स ही हमने चेक करने हैं। अच्छा, अब मैं उसे कहती हूँ कि एंटर योर मार्क्स। सी इट इज़ इंटरेस्टिंग कि आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इनटू कोडिंग प्रॉब्लम्स, उनको थोड़ा सा फन वे में ऑटोमेट किया जा सकता है। अब इसने किस वेरिएबल में स्टोर करवाना है, मार्क्स में। अच्छा, यहाँ तक डू यू थिंक आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक और आई हैवंट चेंज समथिंग दैट आई वाज सपोज टू चेंज? अगर आपका आंसर है कि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज नहीं किया तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यानी आप देख रहे हैं कि मैंने पहले इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ था तो मैंने उसका स्पेसिफायर भी %d साइन से स्पेसिफाई किया था, यानी कि मुझे ऑलरेडी पता है कि जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके लिए डिफरेंट लेटर्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे चूँकि मैंने उसकी डेटा टाइप ही फ्लोट ले ली है तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल ट्रंकेट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी वो जो डेसिमल पॉइंट के बाद है उस वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मुझे एरर दे कि आपने जो अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो गलत स्पेसिफाई किया हुआ है। It can depend on the compiler, the IDE that you are using. Sometimes it runs that, लेकिन वो truncate कर देता है। Sometimes ऐसे होता है कि वो आपको error देगा कि you have defined or you have mentioned the wrong format specifier. अब हमारे पास जो marks का variable है, if it is greater than equal to 50, the student scored passing मार्क्स। इसी तरह से अगर मैं ये कहती हूँ कि एल्स का मतलब ये कि अगर उसने पासिंग मार्क्स स्कोर नहीं किए तो उसका मतलब है कि उसने वो कोर्स पास नहीं किया, यानी कि द स्टूडेंट हैज़ नॉट स्कोर्ड पासिंग मार्क्स। It is a fun way to tell someone that whether they are pass or fail. Okay, so अगर हम इसको देखें आप और इसको रन करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं
तो हमारे पास अगेन इट इज़ आस्किंग मी कि एंटर योर मार्क्स। अच्छा, मैं ये कहती हूँ यहाँ पे आपको लगता है क्या कोई और कंडीशन यूज़ हो सकती थी? व्हाट इफ़ आई ऐड माई मार्क्स 200, क्या मैं तब भी पास होंगी? लॉजिकली इफ़ यू सी, यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो ट्रिक है, वो ये है कि मैंने तो चेक ही नहीं किया या मैंने तो यूज़र को नहीं बताया कि वो कितने नंबर्स तक या कितने मार्क्स तक एंटर कर सकता है। मार्क्स कैन बी एनी नंबर। तो व्हाट इफ़ आई एंटर 250, तो इसका मतलब ये है कि वो तो रेंज से ही बाहर निकल गया। आपका यूजुअल जो स्कोर होता है वो आउट ऑफ 100 होता है। तो या तो ये होना चाहिए था कि मैं पहले ही इसको चेक कर लेती, मैं इसको पहले चेक करती, ऊपर लिख देती कि एंटर योर मार्क्स आउट ऑफ 100, या फिर ये हो सकता है कि मैं कोई और कंडीशन यूज़ करूं विद इन द कंडीशनल स्टेटमेंट, जिससे ये स्पेसिफाई हो सके कि अगर किसी ने गलत नंबर एंटर किया है तो वो नंबर जो है वो रेक्टिफाई हो सके, या आप बता सकें कि ये तो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट? तो देखते हैं वो भी कैसे होगा। अभी के लिए अगर मैं एंटर करती हूँ फॉर एग्जाम्पल 52, तो इट सेज द स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड पासिंग मार्क्स, राइट? लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती थी, और वो ये हो सकती थी कि आई कुड मेक दिस एक्सप्रेशन बेटर, आई कुड मेक दिस एक्सप्रेशन द कंडीशन बेटर बाय स्पेसिफाइंग मल्टीपल कंडीशन विद इन वन। यानी मैं क्या कर सकती थी कि अगर तो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं, इससे भी पहले एक कंडीशन चेक होनी चाहिए कि क्या मार्क्स विद इन 100 हैं भी या नहीं है, राइट? क्योंकि मार्क्स तो टोटल जो पेपर के मार्क्स हैं वो तो 100 में से आने हैं, तो इसका मतलब 2 कंडीशंस नीड टू बी चेक्ड, राइट? 2 कंडीशंस आर सपोज टू बी चेक्ड, और उसके बाद ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो स्ट्रिक्टली चेक होनी चाहिए। क्या आपके ख्याल में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है? अगर मैं 101 गलती से एंटर कर देती हूँ तो वो तो डिस्प्ले करेगा कि आप तो पास हैं, लेकिन हो सकता है उसने 10 की जगह 101 जो है वो एंटर कर दिया। सो इट मीन्स कि यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए और कि जो मार्क्स हैं दे आर सपोज टू बी लेस देन और इक्वल टू 100, नॉट मोर देन दैट। तो मैंने यहाँ पे 2 कंडीशंस लगा दी हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ मिसिंग है। अगर आप देखें तो अगर मैंने ये 2 कंडीशंस लगाई हैं, ना तो मैं इसे कॉमा सेपरेशन से कर सकती हूँ, इट इज़ नॉट विद इन द सिंटैक्स, और ये भी हो सकता है कि मैंने जो कंडीशन दी है, अगर मैं इसी तरह इसको रन कर दूं तो ये मुझे सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि मैंने 2 कंडीशंस लिख दी हैं और उसके दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ ऑपरेटर नहीं है, स्पेस इज़ नॉट एन ऑपरेटर। तो यहाँ पे कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होंगे? इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा था कि ये लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं बिटवीन 2 स्टेटमेंट्स, 2 एक्सप्रेशंस, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100 है, ये एक कंपैरिजन है, और फिर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, ये भी एक कंपैरिजन है। इसके दरमियान में देयर इज सपोज टू बी अ लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि क्या था? एंड, और एंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल एंड से इन सी लैंग्वेज, ठीक है? अगर मैं और लिखती तो और से क्या होता कि अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो कह देता कि स्टूडेंट पास है। तो व्हाट इफ के फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, यानी मैंने एंटर किया 30 और उसने मुझे कहा कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि 100 से लेस है या इक्वल है, 30 वाली ट्रू है। दूसरी वाली जो कंडीशन है 50 से तो ग्रेटर नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो फिर भी कहेगा कि ये तो स्टूडेंट पास है। तो मेरी लॉजिक जो है ना वो गलत हो जाएगी, ऑल्दो माय एग्जीक्यूशन इज राइट, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम इसको बताएंगे कि यू हैव टू एग्जीक्यूट इट लाइक दिस, के अच्छा हमने स्टेटमेंट की टर्मिनेशन मिस कर दी है, तो इट इज़ गिविंग अस सम एरर। इफ मार्क्स, हमने मार्क्स नहीं लिखा, वेरिएबल का नाम जो है वो, आपको इससे ये भी पता चल रहा होगा, आई डोंट एलिमिनेट these kind of प्रॉब्लम्स और एरर्स सो दैट यू नो रन टाइम पे ही क्या एरर्स आ रहे हैं, या अगर जैसे मैं लिखती हूँ तो मेरे भी लिखने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, उससे जो एरर जनरेट होते हैं आपके भी होंगे। दैट्स व्हाई आई डोंट एलिमिनेट दैट पार्ट फ्रॉम द लेक्चर।
और क्या होता है कि अब आपको पता चल रहा है कि मैंने क्या क्या चीज़ें की थी। एक तो इफ़ के आगे टर्मिनेशन साइन नहीं आता, और दूसरा मैंने मार्क्स, वेरिएबल का नाम मार्क्स था और मैंने मार्क एक जगह पे लिखा हुआ था, दैट्स वाई इट वाज गिविंग मी एन एरर। हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया, तो क्या कह रहा है कि एंटर योर मार्क्स। अब अगर मैं एंटर करती हूँ 50, तो इट इज़ सपोज टू से दैट स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड पासिंग मार्क्स, तो ये सही हो गया। अब उस केस में क्या होगा कि अगर मैं 100 से अबव वैल्यू एंटर कर दूँ, आप मुझे बताएं, उस केस में ये होगा कि एल्स वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, यानी इफ अगर फॉल्स हो गया है तो उसका मतलब है इन एनी केस वो कहेगा स्टूडेंट हैज नॉट स्कोर्ड पासिंग मार्क्स। ठीक है, although this can further be improved in terms of the program, लेकिन ये हम चीज़ रेक्टिफाई करेंगे into nested statements, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बाद, या इफ एल्स इफ की जो स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल इफ्स की कंडीशंस, उनके साथ या तो हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 110 मैंने यहाँ एंटर किया, तो 110 ऑल्दो इट इज़ ग्रेटर देन 100, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि द स्टूडेंट हैज़ नॉट स्कोर्ड पासिंग मार्क्स। इसका मतलब है कि जो इफ़ वाली कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई है, क्योंकि आपने डबल एंड कहा था, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपका पोर्शन ऑफ द कोड रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। हमने ऑलमोस्ट जो है कुछ प्रोग्राम्स, 2 या 3 प्रोग्राम्स से हमने ये देखा कि किस तरह से हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होंगी एग्जाम्पल्स, आप कुछ खुद भी प्रॉब्लम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू कोडिंग एग्जाम्पल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर इस लिहाज से बहुत एक्साइटिंग था कि हमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स थी उनको चेंज किया रन टाइम पे, और हमने देखा कि उसको कोड कैसे करते हैं। यू कैन डू दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स, और इस तरह की और मल्टीपल एग्जांपल्स भी आप ज़रूर ट्राई करें, सो दैट यू गेट मोर प्रैक्टिस, और आपको जो छोटे छोटे एरर्स जो हैं वो आते रहते हैं। आप अभी भी देखते हैं कि जब मैं भी कोड कर रही होती हूँ तो समटाइम्स आई मिस द सेमीकोलन साइन, और आई मिस समथिंग इन दिस सिंटैक्स, तो मेरे पास भी छोटे छोटे से एरर्स आ रहे होते हैं। When you practice more, तो आपके पास ये एरर्स आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी बेहतर हो जाती है। एंड प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट हाउ यू बिल्ड द लॉजिक टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। लैंग्वेज तो उसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि नेस्टेड जो कंडीशंस होती हैं उनका क्या मतलब होता है। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।